Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as you know that we are dealing with gravitation. And today's our topic is gravitation, and then we will discuss Newton's law of gravitation. तो ये आपने जो ग्रेविटेशन है ये आपने 9th में भी पढ़ा है और आज हम इसको थोड़ा रिकैपिचुलेट करेंगे, ठीक है? So what is gravitation? The force of attraction between any two bodies of the universe is called gravitation, whether they are small or big. और ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन बोलिए आप या ग्रेविटेशन फोर्स बोलिए, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रेविटेशन ही बोलते हैं, अदरवाइज इट इज एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two bodies in the universe, whether they are small as an electron, so there is a gravitational force between two electrons, there is a gravitation between two protons, there is a gravitation between two stars, there is a gravitational force between star and earth, ठीक है? Anybody which is possessing mass, there is a gravitational force between them or there is a gravitation between them. तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रेविटेशन, जिस चीज का भी मास होगा उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है या ग्रेविटेशन होता है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन इन 1665 जब उसने देखा कि व्हेन ही फाउंड दैट एन एप्पल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है? उस एप्पल की वजह से उसने फिर ये ग्रेविटेशन रूल का कांसेप्ट दिया है कि देयर इज अ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ. इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग फोर फंडामेंटल फोर्स. हमें पता है जो फोर फंडामेंटल फोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया या पहले भी बार बताया है, इसी क्लास में मैंने आपको बताया 11th क्लास में कि जो चार बेसिक फोर्स इन नेचर है दे आर, उनमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एक है न्यूक्लियर फोर्स एंड एक है वीक फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स. जिस चीज का भी मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास है, देखिए फोटोन का मास नहीं है, सो देयर इज नो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू फोटॉन, ठीक है? फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो जीरो है. इसी तरह इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा बहुत मास है, तो देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इसी तरह सन स्टार्स जो है उनका बहुत सारा मास होता है, तो देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू स्टार्स, देयर इज ग्रेविटेशन बिटवीन two planets, there is a gravitation between a planet and a star. So जिस चीज का भी मास होगा उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, चाहे थोड़ा ही मास क्यों ना हो. तो एक ग्रेविटेशन फोर्स है. दूसरा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है? there is a electric force, there is an electric force between electron and electron, there is an electric force between electron and proton, ठीक है? there is no electric force between a neutron and a neutron. There is a gravitation force between a neutron and a neutron because वो न्यूट्रॉन possesses mass. न्यूट्रॉन को मास होता है इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं है, so there is no electric force, ठीक है? Similarly the force between two magnets, ठीक है, is called magnetic force. अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है? बिकॉज हमें पता है when charge is flowing, when the charge is in motion, it causes both electric and magnetic fields, ठीक है? वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, फिर मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं. तो तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स. जिस तरह देयर इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, देयर इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. आप बोलोगे प्रोटॉन को चार्ज है, सो देयर इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन को कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है? बट देयर इज न्यूक्लियर फोर्स. तो देयर आर टू फोर्स बिटवीन two neutrons, that is gravitation force and nuclear force. But there are three forces between protons, that is gravitation force because proton has mass, electric force because proton has charge, and nuclear force because proton is a nuclear, ठीक है? तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तीन फोर्सेस होते हैं और प्रोटॉन और सॉरी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में दो फोर्स होते हैं. अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन कौन सा फोर्स होगा. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पहले ग्रेविटेशन फोर्स होगा क्योंकि दोनों को मास है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन को चार्ज है, न्यूट्रॉन को चार्ज ही नहीं है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स है क्योंकि दोनों न्यूक्लियन है, ठीक है? तो इसी तरह वीक फोर्सेस जो है कार्क्स होते हैं, ठीक है, पाई मेजान, ठीक है?
तो उनके बीच में जो फोर्स है उनको वीक फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन इनमें से सब में से जो वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट स्टेट्स दैट, जो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, एवरी बॉडी बिग और स्मॉल, ठीक है, in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है। नाउ कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास, मैंने दो बॉडीज लिए हैं। ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ है और मून है। एक का मास m1 है, इस बॉडी का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मास जो है वो m1 है। ठीक है। और इसका मास जो है वो m2 है। ठीक है। और अर्थ का मास मैंने m1 रखा, m1 और m2 क्यों नाम रखा मैंने इसका, इसका मतलब अगर मैं दोनों का मास m स्मॉल m और स्मॉल m रखा, इसका मतलब दोनों का मास बराबर था, लेकिन हमें पता है एक का मास ज्यादा एक का कम है, इसलिए मैंने m1 और m2 लिखा है, और m1 इज ग्रेटर देन m2 आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है। लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी, जो अब फिर से दिखाई देता है, जो अर्थ है उसको मैंने पॉइंट कहाँ किस पॉइंट पे रखा है, ए पे, और बी को कहाँ पे जो मास m2 है उसको मैंने कहाँ पे रखा है, बी पे, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है। let r be the distance between the centers of the two bodies। ठीक है। जो बॉडी ए का सेंटर और बॉडी बी का सेंटर, उन सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। the force of attraction between them and F is the force of attraction between them, then according to Newton's law of gravitation F is proportional to m1 m2, जो उसने पहले बोला, is directly proportional to the product of the two masses, जो that is F is proportional to m1 and m2, and it is inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is inversely proportional to r square, that is F is proportional to 1 by r square। So from first and second we get F is proportional to m1 m2 by r square, और F is equal to G m1 m2 by r square। ये आपने नाइन्थ में इतना पढ़ा है। Where G is constant of gravitation, actually this is not small g, this is capital G, where G is constant of proportionality and is known as universal gravitational constant, इसको पढ़ते हैं। If m1 is equal to m2, दोनों का मास बराबर होगा, अर्थ और मून का मास बराबर होगा, से एक के जी दोनों का, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ये नहीं बोलना फिर कल आपने बोला अर्थ का मास भी 1 kg और मून का भी, ये दो बॉडीज है, उनका दोनों का मास एक ही kg है। ठीक है। वो जो उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने 1 मीटर रखा है। ठीक है। देन आप यहाँ पे आप वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम का वैल्यू भी 1 दे दीजिए, m2 का भी वैल्यू 1 दे दीजिए, और r का भी वैल्यू 1 दे दीजिए, आपको निकलेगा F इज इक्वल टू G, क्योंकि m हो गया 1 into 1 हो गया। ठीक है। 1 square by 1 square, that will cancel, so F will be equal to G। Thus, universal gravitation constant is defined as the force of attraction between two bodies, each of unit mass। Unit mass का हो गया 1 kg 1 kg। ठीक है। And whose centers are a unit distance apart, और जिनके जो centers हैं बॉडी ए का और बॉडी बी का, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, यानी 1 मीटर है। अब जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जहां पर भी जाओगी जी का वैल्यू सेम है। ठीक है। जी का वैल्यू सेम है, दैट इज 6.67, जो आपने पढ़ा भी होगा, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज, और ये साइज पे डिपेंडेंट नहीं करता। मसलन आप अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द force of attraction between earth and moon, and then force of attraction between electron and electron, आप बोलोगे वहाँ पे g का वैल्यू अर्थ और मून बड़े हैं, तो वहाँ पे g का वैल्यू ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोटे हैं, उनके वहाँ पे g स्मॉल होगा। नहीं, एक मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे बड़ी बॉडी हो, बड़ी बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हो, या स्मॉल बॉडीज के बीच में, g का वैल्यू कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। हो गई एक बात। ठीक है। and it does not depend upon the nature of medium between the two bodies। For example, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपने पानी में रखे, ठीक है, वो किसी ने ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रखे, क्या बोलते हैं, एयर में रखे, फिर आप बोलोगे वहाँ पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा पानी में, क्योंकि वहाँ पानी है, यहाँ पे एयर है उनके बीच में, नहीं, उस पर भी नेचर ऑफ मीडियम, बीच में मीडियम होगा बिटवीन द टू बॉडीज, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये सेम वहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। The value of G in SI system is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square। ठीक है।
ये थ्रू आउट द यूनिवर्स है। ये याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और द डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी इज, या खुद भी निकाल सकते हो, जो आपके पास ऊपर मैंने एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी को आप वहाँ पे लिख लीजिए एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, फिर उनका जी का ये एफ का आप निकाल लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, फिर मास इंटू डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको जी का वैल्यू जी डायमेंशन फार्मूला निकलेगा m रेज पर -1 l रेज पर 3 t रेज पर -2। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप इसको लिखेंगे किसमें, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर है, इसलिए हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 प्लेस्ड एट पॉइंट्स a एंड b, डिस्टेंस r अपार्ट एज शोन, जो भी हमें ऊपर लिखा है। अभी मैंने दो बॉडीज लिए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस मैंने रखे वो r है, ठीक है। लेट r12 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम a टू b। फ्रॉम a टू b मैंने जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखा है दैट्स r12, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर आप इस तरह लिखना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो आप खुद लिखना है इस तरह, ठीक है। कैप डालना इसको, मैंने डैश डाला, आप कैप डालना। एंड r21 कैप, ये जो है ये इस तरह लिखना, r21 कैप जो यहाँ पे लिखा भी है फिर में, ये देखिए इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम b टू a, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड में है, ये याद रखना, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इट इज फ्रॉम a टू b, ठीक है। लेट F12 is the force exerted by body B on body A। अब जो F12 है ये बॉडी किसने बॉडी ने फोर्स लगाया, ये बॉडी B ने फोर्स लगाया, इस बॉडी ने, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी B और बॉडी, इसने मान लीजिए जो B है इसने खींचा किसको, बॉडी को अपनी तरफ, तो ये हो गया ये, ठीक है। दिस इज द F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी B और बॉडी A। अब A भी लगाएगी फोर्स, वो लिखा मैंने, एंड F21 उसका मैंने नाम रखा इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A on body B, और F21 आपको इस तरह भी बोल सकते हैं, F2 means is the force experienced by body B due to body A, या आप ये भी बोल सकते हो F21 is the force exerted by body A on body B, जो भी आपकी मर्जी। Then according to Newton's law of gravitation, the magnitude of force between the two bodies is given by F12 लिख लीजिए आप, F21 ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दैट विल बी जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये ऊपर हो गया, ये नीचे लिखना, ये 2 इट इज हियर, ठीक है। नाउ F12 इज इक्वल टू F12 r कैप, ये याद रखना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है जिसको हम बोर्ड में लिखा, अगर नहीं तो फिर आप एरो को डालना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये एफ भी वेक्टर है, ठीक है। ये जो ये F12 है ये मैग्नीट्यूड ऑफ F12 है, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ए, इस तरह, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। अब ए इस यूनिट वेक्टर ए के बदले है r, बिकॉज़ r21 इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ, r21 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम b to a, and F12 is the force exerted by body 1, body 2 and body 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब F12 का जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला है ऊपर, चाहे F21 का वैल्यू हो या F12 का मैग्नीट्यूड वो सेम है, दैट इज जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये r कैप है यहाँ पे, ठीक है। और F21 विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये F12 हमें इसके बराबर निकला है और F21 हमें इसके बराबर निकला है, सिमिलर, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं, अगर आप ठीक से देखोगे, ये अगर F12 इस डायरेक्शन में है, then F21 is in this direction, so ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, क्योंकि बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, ठीक है। अगर फोर्स होगा तो 1 न्यूटन होगा, अगर डिस्टेंस होगा तो 1 मीटर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो 1 मीटर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अ सर्टेन वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिटी, ठीक है। यही तो अब हमें देखना है वेक्टर कौन है। यूनिटी का मतलब होता है इट कैन बी 1, अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन होगा यूनिट वेक्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर होगा यूनिट वेक्टर। दूसरी बात हम देख रहे हैं अब इनका मैग्नीट्यूड ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। ये देखिए यहाँ पे इनकी डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है। सो R12 ये कैप है यहाँ पे, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, ठीक है। तो अब इस R12 के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये, ठीक है, माइनस R21 कैप, क्योंकि R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ठीक है। सो माइनस मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, यहाँ पे माइनस GM1M2 बाई R स्क्वायर R21 कैप। अब इसका वैल्यू में मुझे पता है इसका, या अगर आप देखोगे ऊपर फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज इक्वल टू F12, तो इसका बदला मैंने लिखा है माइनस, माइनस के बदले मैंने माइनस लिखा है। बाकी जो बचा है जिसको मैंने लाइन नीचे डाली है ये है F12 के बराबर। सो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब क्या हो गया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी 1 on body 2 is equal but opposite to the force exerted by body 1 on body 2, ठीक है। नाउ लेट R1 एंड R2, अब मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है इन दो बॉडीज को यहाँ पे, ठीक है। ये जो बॉडी ए है जो वही है जो उधर मैंने लिखा था। अब इसको मैंने किस में रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इसका लिखा है बॉडी जो मास M1 है, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है R1, और बॉडी बी जो उसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा है R2, ठीक है। तो ये जो है ये दिस R12, ये याद रखना, दिस इज R12 वेक्टर, ठीक है। ये R12 वेक्टर है, ठीक है। ये अब ये देखिए, पहले अगर आपको बी तक पहुंचना है, आप अगर यहाँ से जाओगे फ्रॉम O टू A, देन फ्रॉम A टू B, देन R1 प्लस R12, इनका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब फिक्स, पहले हम जाएंगे O से कहाँ तक, A तक, प्लस A से जाएंगे कहाँ, B तक, तो वो बराबर होगा, अगर आप डायरेक्ट जाओगे O से कहाँ तक, B तक, यानी एक बंदा जाता है पहले O से A तक, फिर वहां से जाके A से जाता है कहाँ तक, B तक, तो दूसरा बंदा जाता है O से सीधे O से B तक, तो दोनों कहाँ पे पहुंच जाएंगे, B पे, ठीक है। कोई लंबा रास्ता चूज करता है, कोई शॉर्टेस्ट रूट चूज करता है, शॉर्टेस्ट रूट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम O टू A, देन फ्रॉम A टू B, तो O से A तक जाने में उसको पहले R1 तय करना है, फिर A से B तक उसको R12 तय करना है, ठीक है। तो वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, अगर वो यहाँ से जाएगा तो R2 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप R1 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो इट विल बी R12 विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, हमारे पास फार्मूला है जो अभी मैंने ऊपर लिखा है, वेक्टर E इज इक्वल टू, जो वेक्टर E होता है that is equal to magnitude of A into unit vector A, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ये जो वेक्टर R12 था, ये याद रखना, ये वेक्टर R12 है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर इस तरह है, ठीक है। मैंने इसको एरो नहीं डाला था, आप एरो डालना। तो वेक्टर R12 विल बी इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब R12 के बदले A के बदले यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला इसको यहाँ पे आप यूज कर दीजिए जब वेक्टर लिखना है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ये याद रखना। यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पे, वेक्टर के बदले आप दो लिख सकते हो, एक के बदले दो,
तो R12 जो वेक्टर था इसके बदले मैंने यहाँ पे ये 2 लिखे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैंने ये लिखे और राइट साइड मैंने वही रखा है। ये इसको एरो डालना है, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इस दिस इम्प्लाइज, अब जो स्मॉल r है उसको मैंने राइट साइड में लिया है, ठीक है। ये स्मॉल r जो है ये यहाँ पे लेना है, तो ये बन जाएगा R12 वेक्टर R12 सॉरी यूनिट वेक्टर R12 will be equal to vector R2 minus vector R1 by R। ये R मैग्नीट्यूड है, ठीक है। So this implies F21 will be equal to Gm1 M2 by R square R12 कैप, जो हमारे पास फार्मूला जो हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। तो अब इस R12 कैप के बदले आपको यहाँ पे ये 2 लिखने हैं जो मैंने लिखे ऊपर। ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है। ये इसके बदले लिखे मैंने R12 जो मैंने ऊपर निकाला है, ठीक है। अब ये R स्क्वायर और इस R को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये R क्यूब बन गया, ठीक है। ब्रेक बाहर जो मैंने लिखा है R2 वेक्टर R2 माइनस R1, पर ये याद रखना ये R2 माइनस R1 ऊपर है, ये नीचे नहीं है। नीचे नहीं, सिर्फ नीचे एक ही टर्म वो है R क्यूब नीचे लिखना है, ठीक है। So we get F21 will be equal to Gm1 M2 by R12 cube। अब क्योंकि ठीक है, because R12 magnitude of R12 is equal to magnitude of R21, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, देखिए R12 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, R2 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1, वो सेम है। A से B तक जितनी डिस्टेंस है वही B से A तक है, और दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। अब R के बदले मैंने लिखा है ये R जो निकला था ये वाला स्मॉल r, इसके बदले मैंने लिखा है यहाँ पे R12 क्यूब। ये वेक्टर नहीं है, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ है क्योंकि मैंने इसको मॉडल्स में रखा है, ये मॉडल्स है, ठीक है। ये मॉडल्स 2 लाइन से बाहर डालने, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह भी आप लिखोगे यहाँ पर, और इस तरह लिखोगे तो फिर ये वेक्टर बन गए, अंदर आपको डालना इसको एरो। तो यहाँ पर भी इसको अगर आप मॉडल्स में लिखोगे यहाँ पे एरो डालना पड़ेगा, ठीक है। R2 माइनस R मैंने भी बोला ये ऊपर लिखना है। दिस इम्प्लाइज F21 विल बी इक्वल टू Gm1 M2 by R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है और ये मॉडल्स में याद रखना, यहाँ पे इसको 2 लाइन डालने हैं। ये नीचे है ये वाला R2 माइनस R1 क्यूब जो यहाँ पे ये नीचे है, और ये R21 ये आप ऊपर लिखना, ठीक है। So this is all about today's topic. Inshallah tomorrow we will discuss another topic. Thank you for watching. ये अपने नोटबुक पे लिखना प्लीज। और शायद अब हम कम्युनिटी क्लास भी शुरू करने वाले हैं, हो सकता है एक दो कल हमारी प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं तो हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर उसने मान लिया तो हम आपकी कम्युनिटी क्लास लेंगे स्कूल में ही। तो आप भी अल्लाह से दुआ करना ऐसा ही हो, तो फिर हम स्कूल में मिलेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, ये आपकी खुश किस्मत है, ठीक है। तो देखना, ठीक है। ये लिखना खुद अपने नोटबुक पे ये लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।